नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो 6 to 12 जो एनसीईआरटी बुक है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो इस कड़ी में हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित एक सेशन किया है और इसी से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों का दूसरा जो सेशन है वो आज होने वाला है, जो कि पूरे एनसीईआरटी जो नया एडिशन है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके पहले झारखंड पीजीटी ज्योग्राफी का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है ये हर रविवार यानी हर संडे को ये होने वाला है। और अगला जो टेस्ट होगा ये आपका जो आने वाला संडे है, शायद 12 फरवरी को है संडे। तो 12 फरवरी को जो संडे है उस संडे भी होगा। तो इसका जो प्राइस है अब वो कर दिया गया है 399 रुपीज़। पहले ये 499 था, चूँकि 3 टेस्ट हो चुके हैं। अब बाकी के जो टेस्ट बचे हैं उसके लिए आपको 399 पे करना है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से, अगर आप पीजीटी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब आज का पहला प्रश्न पूछा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है, यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर, 30 लाख किलोमीटर, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर और 8.311 लाख किलोमीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारा जो एक प्रकाश वर्ष है इसका ये दूरी है। जब हम प्रकाश वर्ष की दूरी की बात करते हैं तो जो प्रकाश वर्ष जो हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस का मापने का एक यूनिट है। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि ये दूरी को हम लोग इससे मेजर करते हैं। अब प्रकाश वर्ष हम लोग कहते किसको हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में सूर्य की प्रकाश जितना दूरी तय करता है वो वर्ष प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में जो सूर्य का किरण है वो जो दूरी ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है कितना, तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये इतना दूरी तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहे जाने का कारण है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग जो आंतरिक ग्रह हैं जिसमें हम लोग बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को रखते हैं, तो इन आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है उसका कारण पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, इनका सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य स्थित होना, यानी जो आंतरिक ग्रह है, जो पार्थिव ग्रह जिसे कहा जाता है, वो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित है। इसलिए इनका शैलों व धातुओं से निर्माण, यानी जो पार्थिव ग्रह है इसका निर्माण शैल से हुआ है और धातुओं से हुआ है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। या फिर इनका जो अपेक्षाकृत अधिक घनत्व है इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। या फिर गैसीय वातावरण पाया जाता है इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आखिर कौन से कारण है जिसके कारण से इस आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, इनका जो शैल है ये धातु से निर्मित है, यानी इनका निर्माण शैलों और धातुओं से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रमा का निर्माण किस परिघटना के फलस्वरूप हुआ है? इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आए हैं, ठीक है। महाविस्फोट परिघटना यानी बिग बैंग थ्योरी, ये तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का से संबंधित है, और इसी में संबंधित था द बिग स्प्लैट परिघटना। ये जो है वो चांद का निर्माण जो हुआ, चंद्रमा का जो निर्माण हुआ उससे संबंधित है। तो चंद्रमा के निर्माण से संबंधित कौन सी परिघटना? द बिग स्प्लैट जो घटना है वो इससे संबंधित है, ठीक है। और जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ये लगभग जो द बिग स्प्लैट जो परिघटना हुई है आज से लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले, यानी 4.44 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई थी, द बिग स्प्लैट परिघटना, जिससे चांद का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभेदन प्रक्रिया से तात्पर्य है। आप विभेदन की प्रक्रिया से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब विभेदन की बात करते हैं तो इस प्रोसेस से हम लोग समझते क्या है, पहले उसको देखते हैं। क्या सूर्य से ग्रहों का अलग होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं? क्या पृथ्वी से चंद्रमा का अलग होने की प्रक्रिया को हम लोग विभेदन कहते हैं? क्या आंतरिक ग्रहों का जोवियन ग्रहों से अलग होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं? या फिर हल्के तथा भारी घनत्व वाले पदार्थों को अलग होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है इसका हल्के और जो भारी घनत्व वाले पदार्थ हैं, जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं और एक दूसरे से में मिक्स होते हैं, तो जब इसको अलग किया जाता है, हल्के घनत्व वाले पदार्थ को अलग किया जाता है और भारी घनत्व वाले पदार्थ को अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वायुमंडल में किन पदार्थों की प्रचुरता थी? जब हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, ठीक, यानी पृथ्वी के निर्माण के समय जब हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता था? क्या वाष्प, भाप और जल वाष्प, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस थी जब हमारी वायुमंडल का निर्माण जब हुआ था, जब हमारा वायुमंडल प्रारंभिक अवस्था में था, इस समय किसकी प्रधानता अधिक थी, किसका अंश ज़्यादा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। जो पृथ्वी के ऊपर हमारा वायुमंडल है, अगर अभी वर्तमान स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इसमें सबसे मुख्य जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस की प्रधानता बहुत अधिक है, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी की पहली अवस्था थी, जिस समय हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ था, उस समय इन्हीं दोनों गैसों का, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का प्रधानता अधिक था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की विकास का काल है, यानी पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का डेवलपमेंट जो हुआ, ये आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो आज से लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना प्रारंभ हुई थी या विकसित हुई थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपने भोजन बनाते हैं, और यही जो प्रोसेस है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में जो एक पेड़ पौधा है वो अपना जो भोजन बनाती है, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और ये विकास हुआ था लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। अब ये भी कहा जाता है कि जो प्रारंभिक जीवन है ये महासागरीय क्षेत्रों में विकसित हुआ था, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से सबसे लंबी भूवैज्ञानिक अवधि है, यानी काल है?
जिसको हम लोग कल्प कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा अवधि है वो कौन सा है? इयोन है, पीरियड है, एरा है, इपॉक है। कौन सा है? इयोन, पीरियड, एरा या फिर इपॉक? तो जब हम सबसे लंबा पीरियड की बात करते हैं तो इसमें सबसे लंबा जो पीरियड है वो है इयोन, ठीक है। इयोन सबसे लंबा पीरियड होता है। इसके बाद आता है इयोन के बाद एरा, ठीक है। एरा के बाद आता है पीरियड और पीरियड के बाद आता है इपॉक, ठीक। अगर इसी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में सजाएं तो सबसे पहले सबसे बड़ा है ए यानी इयॉन्स, ठीक। इसके बाद आता है एरा यानी ए के बाद सी। इसके बाद आता है हमारा पीरियड यानी बी। उसके बाद लास्ट में आता है इपॉक यानी डी। तो इसका ये क्रम हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो निर्माण हुआ है और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, संशोधन जो हो रहा है, इसमें कौन सा सहायक नहीं है? यानी वायुमंडल के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? और जब वायुमंडल के गैस में जब कुछ परिवर्तन होता है, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा घटती बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती बढ़ती है, CO2 की मात्रा घटती बढ़ती है, तो इसमें कौन सा सहायक नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने सौर पवन, विभेदन, गैसीय उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो काफ़ी सिंपल है। अभी हम लोग देखे थे कि विभेदन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भारी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, भारी वस्तुएं में और हल्की वस्तुएं जो एक दूसरे में मिला हुआ है, तो ये दोनों को अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? विभेदन की प्रक्रिया। तो ये वायुमंडल के निर्माण में और इसमें संशोधन में ये इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें है कि पहला स्टेटमेंट, बैथोलिथ ग्रेनाइट के बने पिंड नहीं है, ठीक। दूसरा है लैकोलिथ पैथोलिथ की ऊपरी सतह है, ठीक। तीसरा है लैकोलिथ का निर्माण भी ग्रेनाइट से होता है, ठीक। और फोर्थ है लैकोलिथ बैथोलिथ भूकंप के प्रभाव के परिणाम है। अब इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है कि जो बैथोलिथ है ये ग्रेनाइट के पिंड नहीं है, तो ये जो बैथोलिथ है ये बिल्कुल ग्रेनाइट के पिंड हैं, यहाँ बोला है नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि लैकोलिथ का निर्माण भी ग्रेनाइट से होता है। क्या ये सच है? नहीं। जो लैकोलिथ है इसका निर्माण भी ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही होता है, लेकिन जो बैथोलिथ होता है, ठीक है, बैथोलिथ ही ग्रेनाइट से निर्मित होता है। लैकोलिथ ग्रेनाइट से निर्मित नहीं होता है, प्रोसेस वही होता है लेकिन उसका निर्माण ग्रेनाइट से नहीं होता है। फिर पूछा है बोला है लैकोलिथ बैथोलिथ भूकंप के प्रभाव का परिणाम है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ एक ऑप्शन है करेक्ट और वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी जो लैकोलिथ है वो बैथोलिथ की ऊपरी सतह है, ठीक है। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो भूकंपीय तरंग है इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा सही है। इसमें पहला है धरातल पर सर्वप्रथम पी तरंग पहुंचती है, ठीक है। पी तरंगे गुणधर्म में ध्वनि तरंगों के सदृश होती है, ठीक है। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, ठीक है। या फिर उपरोक्त सभी सही है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी जो धरातल है इसके ऊपर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, ये हम लोग जानते हैं, प्राइमरी वेव। अब जो पी वेव है अगर इसका हम कैरेक्टर देखें तो कैरेक्टर में ये ध्वनि तरंगों के सादृश्य होता है, यानी जो साउंड का वेव होता है उसी के
एकदम सिमिलर होता है, तो ये भी सही है। और थर्ड है एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर ही गुजरती है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो एस तरंग है इसको हम लोग द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्राइमरी वेव है उसके कुछ समय बाद ये पहुंचता है। और इसमें एक क्वालिटी ये है जो एस तरंग है, ठीक है, जो एस तरंग है इसकी क्वालिटी ये है, इसकी एक विशेषता ये है कि ये ठोस पदार्थ के माध्यमों से भी ये होकर गुजर सकता है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट और रीजन का है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पृथ्वी की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, ठीक। कारण पूछ रहा है उल्काओं का निर्माण भी उन्हीं पदार्थों से हुआ है जिनसे हमारी पृथ्वी बनी है। पहला जो कथन है वो कह रहा है कि जो पृथ्वी की जानकारी का जो हमको डायरेक्ट जो सोर्स मिलता है वो उल्का है, यानी उल्का जो मिट्योर्स हैं उनकी हम जानकारी से ये पता लगा सकते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक। दूसरा बोल रहा है, कारण कह रहा है कि उल्काओं का जो निर्माण है भी जो हुआ है वो उन्हीं पदार्थों से हुआ है जिन पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इसमें करेक्ट क्या है, क्या दोनों सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर कथन सही है कारण गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन नंबर डी है, कथन, पृथ्वी की जानकारी का प्रत्यक्ष जो स्रोत है वो उल्का नहीं है, ठीक है। पृथ्वी की जो प्रत्यक्ष अगर हम लोग बात करते हैं स्रोत, तो ये जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है जिससे वो चट्टान बाहर आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि धरातलीय चट्टान है जो पृथ्वी के जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है, उल्का नहीं है। अब फिर बोल रहा है कि उल्काओं का निर्माण उन्हीं पदार्थों से हुआ जिनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये ठीक है, पृथ्वी का भी निर्माण उन्हीं पदार्थों से हुआ जिन पदार्थों से निर्माण उल्का का हुआ, ये सही है। लेकिन ये गलत है कि प्रत्यक्ष स्रोत उल्का नहीं है, प्रत्यक्ष स्रोत तो हमारा धरातलीय चट्टानें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन किस क्षेत्र में किया गया है? अब समझिएगा, यहाँ सबसे गहरा प्रवेदन पूछा है, यानी हम लोग जिसको कहते हैं कि खुदाई। तो जो सबसे गहरा प्रवेदन खुदाई किया गया है वो किस क्षेत्र में? कोला क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका में, प्रशांत महासागर में, या फिर हवाई द्वीप में? किस क्षेत्र में अभी तक पृथ्वी पर सबसे गहरा क्षेत्र की खुदाई की गई है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए और इनकी वास्तविकता को समझने के लिए कई सारे विद्वान या वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या उपलब्ध है, कौन सा संसाधन हो सकते हैं, कई सारी रिसर्च जो शोध की कार्य है वो संचालित हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पृथ्वी के अंदर जो खुदाई की गई, ये सबसे गहरा प्रवेदन जो किया गया था वो कोला क्षेत्र में किया गया था, ठीक। अब कोला क्षेत्र में लगभग पृथ्वी की ये 12 किलोमीटर नीचे तक खुदाई की गई, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो कोला प्रायद्वीप है ये कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोला प्रायद्वीप जो है, जो कोला क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में है, यानी अगर वर्ल्ड मैप हम देखें तो कहाँ स्थित है, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है ज्वालामुखी कहलाता है। बी है, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप के उद्गम केंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है,
उपरोक्त में से सभी। अब कौन सा कथन सही है वो पूछा था। तो जब हम इसमें बात करते हैं पहला स्टेटमेंट का, तो इसमें बोला है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा बाहर निकलती है इसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो क्या ये सही है? जिस स्थान से ऊर्जा बाहर निकलती है उसे ज्वालामुखी नहीं बल्कि क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ये सही है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम देखते हैं तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होता है उसको उद्गम केंद्र, और ठीक जिस क्षेत्र में भूकंप का अनुभव किया जाता है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर यहाँ भूकंप का उत्पत्ति होता है, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? उद्गम केंद्र। और इसी के ठीक ऊपर पृथ्वी का ऊपरी केंद्र जहाँ पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। फिर भूकंप के उद्गम केंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपी तरंगों को महसूस किया जाता है। उद्गम केंद्र पर भूकंप के तरंग को महसूस नहीं किया जाता है बल्कि अधिकेंद्र पर एपिसेंटर पर इसको महसूस किया जाता है। भूकंप उद्गम केंद्र का मतलब हो गया सिस्मिक फोकस, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति होते ही उसी स्थान पर इसको महसूस नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। यानी जो कथन गलत है उसकी पहचान करना है। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पृथ्वी में गहराई में जाने पर तापमान क्रमिक रूप से घटता जाता है। ठीक, पृथ्वी की धरातल विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। फिर पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचे बिना हम अब उसकी त्रिज्या के बारे में जान लिया है। और फिर है किसी क्षेत्र की भू आकृति को समझने के लिए उस क्षेत्र के भूगर्भ को जानना जरूरी होता है। अब कौन सा स्टेटमेंट असत्य है वो पूछा है, तो इसमें आप पहला स्टेटमेंट पे गौर किए होंगे। पूछा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान में क्रमिक रूप से घटता है। तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं। पहला क्या कि अगर हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तब टेम्परेचर घटता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर हैं और अगर पृथ्वी के अंदर हम गहराई में जा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने का परिणाम ही है कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो द्रव्य अवस्था में, ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए तो जो है वो असत्य है, गलत है। ठीक, अब पूछ रहा है कि पृथ्वी का धरातल विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाले प्रक्रियाओं का परिणाम है। तो बिल्कुल है, भूगर्भ में जो परिवर्तन हो रहा है, जो प्रक्रिया हलचल हो रही है, उसी का परिणाम है कि पृथ्वी का धरातल पर विन्यास हो रहा है, यानी अलग अलग प्लेटों में यह बटा है। फिर पूछ रहा है, सी कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचे बिना हमने इसकी त्रिज्या को जान लिया। एक अनुमान लगा लिए, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट है उनका रिसर्च ये कहता है कि हम लोग अभी जो अर्थ का रेडियस है उसको हम लोग जान गए हैं। तो वहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है, तो ये सही है। फिर है किसी क्षेत्र की भू आकृति को समझने के लिए उस क्षेत्र का भूगर्भ को जानना होगा। बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, यानी ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के विभिन्न अक्षांश पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ठीक, कारण कह रहा है कि पृथ्वी पर पदार्थों का समान वितरण पाया जाता है। अब सही क्या है? यहाँ जो कथन है वो पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, और जब पृथ्वी पर पदार्थ का जो असमान वितरण पाया जाता है, तो यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल समान नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है? असमान है। तो गुरुत्वाकर्षण बल असमान क्यों है? क्योंकि पदार्थों का वितरण भी असमान है। अगर पदार्थों का वितरण समान होता तो गुरुत्वाकर्षण बल भी समान होता। पदार्थों का वितरण असमान है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी असमान है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूकंप का मूल कारण क्या है? अब भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है? काफी इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र में उच्च ताप एवं दाब, भूपरपट्टी की शैलों में भ्रंश, भूगर्भ से लावा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो भूकंप की बात किया जा रहा है, तो यहाँ से देखिएगा, क्या पृथ्वी का जो सेंटर है उसमें अगर ताप बढ़ जाता है या दाब बढ़ जाता है तो क्या उससे भूकंप आता है? नहीं। अब है भूपरपट्टी की शैलों में भ्रंश। अब कोई भूपरपट्टी है, अब इसका जो शैल है इसमें भ्रंश आता है यानी फॉल्ट पड़ता है। तो फॉल्ट पड़ने के कारण ही क्या होता है, प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में समानांतर खिसकती है, तो उसी के कारण तो क्या उत्पन्न होता है, भूकंप आता है। और अभी रिसेंट में ही जो सीरिया है, तुर्की है, जहाँ भूकंप आया है, यहाँ भूकंप आने का क्या कारण है? यही भूपरपट्टी में जो शैलों का भ्रंश है। यानी वो जो तुर्की और सीरिया है, ये 3 प्लेटों के जंक्शन पर मतलब स्थित है, और ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे के अंदर कोलाइड कर गई, और कोलाइड करने के कारण ही क्या हुआ कि जो इतने भयानक भूकंप आया उसका वही परिणाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको पहचानना है। ठीक, पूछ रहा स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहरा है। ठीक, सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल खंड में आते हैं, ये भी ठीक है। भूकंप के दौरान भूगर्भीय तरंगें पृथ्वी के अंदरूनी भाग में सभी दिशाओं में बढ़ती हैं, और उपरोक्त सभी। अब इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। जो स्थल मंडल है ये पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहरा है, बिल्कुल ये सही है। जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो स्थल मंडल है, ये 200 किलोमीटर तक इसको माना जाता है, यानी इसका जो मोटाई होता है वो 200 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो भूकंपीय तरंगे हैं, सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में आते हैं, तो ये भी ठीक है। जो भूकंप आता है वो स्थल मंडल में ही आता है। तीसरा है, भूकंप के दौरान भूगर्भीय तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी भाग में सभी दिशाओं में बढ़ती है। ये भी सही है कि जो भूकंपीय तरंग है ये जब एक जगह उत्पन्न होता है तो यहाँ से फिर वो चारों तरफ फैलते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार निम्न में से किस स्थान पर अधिकतम होगा? यानी कोई पिंड है, कोई वस्तु है, अब इसका जो डेंसिटी होगा, सॉरी जो वेट होगा, भार होगा, वो कहाँ सबसे अधिक होगा? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या फिर मकर रेखा पर? कौन सा क्षेत्र है जहाँ किसी पिंड का भार अधिकतम होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी भी पिंड का जो भार होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है। जब हम पृथ्वी पर किसी पिंड की भार की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के सभी भागों में गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है? नहीं, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर होता है। फिर जैसे ध्रुव से हम लोग भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो पृथ्वी पर जो कोई भी पदार्थ होता है तो इसका सबसे अधिकतम जो भार होता है वो ध्रुवों के ऊपर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। पहला है, महासागरों में पृथ्वी की भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। दूसरा, भूपरपट्टी भारी चट्टानों से बनी है जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और सी है, महासागरों के नीचे भूपरपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सी कथन सत्य है इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहला जो स्टेटमेंट है
उसको हम लोग देखते हैं। महासागरों में पृथ्वी की भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। अगर हम एक महासागरीय प्लेट लेते हैं और एक महाद्वीपीय प्लेट लेते हैं, तो जो महासागरों में पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी है उसकी जो मोटाई होती है वो महाद्वीपीय भाग से कम होती है। यानी जो महाद्वीप है और जो महासागर है, तो महासागर में जो जमीन है इसकी मोटाई कम होगी और महाद्वीपीय भाग का मोटाई अधिक होगा। ठीक है, ये सही है। दूसरा, भूपर्पट्टी भारी चट्टानों से निर्मित है, बनी है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ये भी करेक्ट है। और फिर पूछ रहा है महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित है, यानी महासागर के जो नीचे चट्टान पाई जाती हैं ये बेसाल्ट से निर्मित है, ये भी सही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी क्या है, सत्य है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखते हैं, भूकंप के दौरान धरातलीय तरंगे मूलतः भूगर्भीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। धरातलीय तरंगों की दिशा संचरण के दौरान बदलती रहती है। धरातलीय तरंगों का वेग पदार्थों के घनत्व पर निर्भर करता है, या अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग कम हो जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग कम हो जाता है। कम नहीं होता है बल्कि अधिक हो जाता है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यही था आज का हमारा सेशन। और जब ये जो पृथ्वी का उत्पत्ति और विकास है, ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ग्रह, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र का जो MCQ है उसको हम लोग देखेंगे। आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो लाइक, और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाद में मर्जी हो तो आप शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।